हेलो दोस्तों, मॉडर्न हब में आपका स्वागत है। आज के जीएस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक भारत की नदियां को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की नदियां। जब नदी की बात करेंगे तो नदी हमेशा ऊंचाई से ढलान की ओर बहने का कार्य करती है। इस दौरान उसके द्वारा बहुत सारी स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्थलाकृति कहने का मतलब भूमि का अलग अलग प्रकार से उठा हुआ, धंसा हुआ और फैला हुआ भाग। तो नदी के द्वारा बहुत सारी स्थलाकृति, यानी कि नदी के द्वारा क्या क्या स्थलाकृति का निर्माण होगा ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। जैसे कि भी आकार की घाटी नदी के द्वारा बनाई जाती है, गर्ज नदी के द्वारा बनता है, कैनियन नदी के द्वारा बनता है। तो ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है। ग्रांड सेंट्रल कैनियन, जो कि कनाडा में ही स्थित है। नहीं, ध्यान पे रखेंगे। तो भी आकार की घाटी हो गया, ग्रांड हो गया, कैनियन हो गया। कैनियन, ग्रांड और भी आकार की घाटी। आगे की बात करेंगे तो उसी प्रकार से नदी जो है अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है। किसका करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। मुहाना, मुहाना नदी का किसे कहेंगे? मुहाना कहने का मतलब है जहां नदी समुद्र से मिलती हो उसे हम लोग नदी का मुहाना कहते हैं, और जहां से नदी निकलती हो, उत्पन्न होती हो, स्टार्ट होती हो, उसे हम लोग उद्गम स्थल कहते हैं। तो उद्गम स्थल और मुहाना, क्लियर हो गया पॉइंट। मुहाना हमेशा समुद्र के नजदीक। आगे की बात करेंगे तो डेल्टा के साथ साथ प्रायद्वीपीय मैदान का भी निर्माण नदी द्वारा होता है। प्राकृतिक तटबंध का निर्माण, नहीं, इस प्रकार से जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख और साथ ही साथ विसर्प, गोखुर झील, नहीं, नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी तिरछी जो आकृति बनाती है, इस प्रकार से जो आकृति बनाती है इसे हम लोग विसर्प कहते हैं, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है? नदी के द्वारा। गोखुर झील, जब नदी की जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति है जब सीधी हो जाए तो यह जो है भाग बचा हुआ रह जाता है और इसमें पानी का जल जमा हो जाता है, जिसे हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट बस आपको यही याद रखना है कि गोखुर झील, विसर्प, डेल्टा, केनियन, ग्रांड, भी आकार की घाटी, प्राकृतिक तटबंध, ये सभी जो है नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। बात करने वाले हम लोग भारत की नदी की। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की नदी। जैसा कि आप देख रहे हैं यह भारत का मानचित्र है और यह जो क्षेत्र है आपका बंगाल की खाड़ी है। इस भाग को हम लोग अरब सागर कहते हैं। तो भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती है। ये दोनों को आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि नदी का मुहाना या तो बंगाल की खाड़ी होगा या तो अरब सागर होगा। अब उद्गम स्थल की बात करें और एक एक नदी को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नदी की बात करें तो यहाँ हम लोग आते हैं तिब्बत का मानसरोवर। तिब्बत का जो मानसरोवर है वहां से भारत की दो नदियां निकलती है, एक का नाम सिंधु। जब सिंधु की बात करते हैं तो ये नदी देखिए आपका सिंधु है, जो कि मानसरोवर से होकर निकलती है, जम्मू कश्मीर होकर के पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्र से होते हुए आकर के अरब सागर में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो इसकी अधिक लंबाई कहाँ? तो पाकिस्तान में होगा। कुछ पुस्तक में इसकी लंबाई जो है 3880 किलोमीटर दिया हुआ है, जबकि आप अगर विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो इसकी कुल लंबाई लगभग 3500 के आसपास मिलेगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऑप्शन में 2880 किलोमीटर मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान पे रखना 2880 किलोमीटर किसकी? सिंधु नदी की कुल लंबाई। चलिए, तो ये बात होगी सिंधु की। भारत में बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से यह बहती है। आगे की बात करेंगे तो सिंधु की बहुत सारी सहायक नदी भी है। जैसे कि बात करेंगे तो सिंधु, झेलम, रावी,
सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, नहीं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। बात करें ये 5 नदी की, तो ये 5 नदी जो है सभी जो है हिमालय की श्रेणियों से निकलती है। सब हिमालय की श्रेणी से, आपको पता है कि हिमालय का जो विस्तार है यहाँ से लेकर के ये आपका हिमालय का विस्तार है, तो यहाँ से ये सभी 5 नदी निकलती है और कहाँ जा करके मिल जाती है, सब सिंधु नदी में, और वहाँ से मिलती हुई कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो ये बात आपको ध्यान पे रखना है। आगे की बात करेंगे तो सतलज, यह जो नदी है पंजाब से होकर के बहती है और पूरे बात करें देश का यानी भारत का सबसे बड़ा बांध जो भाखड़ा नागल परियोजना है किसी और नहीं बल्कि सतलज नदी पर ही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह जो सिंधु नदी निकली है जो मानसरोवर झील से, तो सिंधु का कुछ जल भारत के द्वारा उपयोग किया जाता है और कुछ जो जल है किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा उपयोग किया जाता है। बात करेंगे तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ एक समझौता हुआ था यूएन के द्वारा, नहीं क्या समझौता हुआ था, 1960 में जो है सिंधु जल विवाद या सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके जरिए बात करेंगे तो सिंधु नदी का, झेलम का और चिनाब का, कितने नदी का, सिंधु, झेलम और चिनाब का, इन तीनों का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। किस समझौते के अनुसार, सिंधु जल समझौते के अनुसार 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। ये सिंधु जल समझौते में बात हुई थी। लेकिन बात करेंगे इसके अलावा जो अन्य नदी है जैसे कि रावी, सतलज और ब्यास, नहीं इन तीनों की बात करेंगे तो इसमें जस्ट उल्टा है, 80% जल जो है भारत उपयोग करेगा और 20% जो है कौन, पाकिस्तान। और इसमें 80% पाकिस्तान और 20% भारत, ध्यान पे रखेंगे। तो आप यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब का जल अधिकांश पाकिस्तान और रावी, सतलज, ब्यास का अधिकांश जल भारत उपयोग करेगा। नहीं तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आगे की बात करेंगे तो इसी मानसरोवर झील से एक और नदी जो भारत में निकलती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं सांपो लिखा मिलेगा और शुद्ध रूप इसका है शांगपो। सांगपो कहने का मतलब सबसे पवित्र। तो कहाँ कहा जाता है इसे, तिब्बत में, नहीं इस प्रकार से। आगे की बात करेंगे तो जब अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करता है और असम होकर के गुजरता है तो असम में इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दिहांग के नाम से। कहाँ, असम में। आगे फिर बात करेंगे तो जब यह नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है, यह जो क्षेत्र है बांग्लादेश का है, ठीक है, तो जब नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसे जमुना कहते हैं। कहाँ, बांग्लादेश में। आगे की बात करेंगे जब इसी नदी की जलधारा, ब्रह्मपुत्र की जलधारा जो है गंगा की जलधारा से मिल जाती है तब इसका नाम जो है क्या होता है, मेघना हो जाता है। मेघना कब, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिलती है तो दोनों को संयुक्त जलधारा को हम लोग मेघना कहते हैं। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान पे रखना है। आगे बात करेंगे तो जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है, तो यह जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा नामक स्थान से जो है पर्वत को काटते हुए भारत में ब्रह्मपुत्र नदी
प्रवेश करती है। ये भी पॉइंट ध्यान पे रखेंगे। आगे की बात करेंगे तो असम के नज़दीक जब यह नदी पहुंचती है तो उसका आकृति इस प्रकार हो जाता है। बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण, बीच में कुछ चट्टान उत्पन्न हो जाने के कारण, कुछ भूभाग उत्पन्न हो जाने के कारण यह नदी दो भागों में बढ़ती है और पुनः आगे चल करके यह नदी मिल जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक पॉइंट हमारे बीच आया कि नदी दोनों ओर से, पानी दोनों ओर से, अब बीच में भूभाग दिखा, भूमि दिखा, तो बीच में जो भूभाग दिखा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग द्वीप कहेंगे। वैसा भूभाग, वैसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। तो ये क्या हुआ? द्वीप हुआ। बना किससे? नदी से। तो इसे क्या कहेंगे? नदी द्वीप कहेंगे। कहाँ बना है? तो असम में बना है, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम क्या है? माजुली। तो माजुली कहाँ? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी यही है, जिसका नाम है उमानंद। तो बड़ा भी भारत में और छोटा भी भारत में। तो ये पॉइंट ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, तो ध्यान पे रखेंगे इस पॉइंट को। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट नदी जो हम लोग देखने वाले हैं यह है गंगा। जब गंगा की बात करेंगे तो यह उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड स्टेट के हिमाद्री नामक, ये जा कह सकते हैं गंगोत्री नामक हिमानी से। हिमानी कहने का मतलब बर्फ का जो है पहाड़ है, बर्फ का टुकड़ा, जिसको पिघलने से जो है इस नदी का निर्माण हुआ है। नहीं तो कहाँ से निकलती, बस ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड। लेकिन जब उत्तराखंड से यह नदी निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं बल्कि भागीरथी होता है। नहीं, यानी कि गंगा की प्रारंभिक धारा को हम लोग भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। और इसी भागीरथी में जो है जब अलकनंदा आकर के मिल जाती है, कौन मिलती है? यानी कि अलकनंदा, अलकनंदा और प्लस भागीरथी, जब दोनों की जलधारा आपस में मिल जाती है तो वही क्या कहलाती है? गंगा। ये पॉइंट पे आपको ध्यान पे रखना है कि किसकी संयुक्त जलधारा को गंगा कहा जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त जलधारा को गंगा कहा जाता है। आगे की बात करेंगे तो यह जो गंगा है इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नहीं, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो आप देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन गया, तो चौड़ाई तो इसका ज्यादा होगा। कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र का। तो चौड़ी नदी भारत का अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे चौड़ा कौन है, तब आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। लेकिन सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए कौन होगा, तो आपका आंसर होगा गंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे की बात करेंगे तो गंगा जो है इस प्रकार से बहते हुए उत्तराखंड से यूपी एंट्री करते हुए बिहार, कुछ भाग झारखंड का भी इसमें आता है, और उसके पश्चात पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पॉइंट ध्यान पे ये रखना है कि जब गंगा कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। तो जब अभी हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना होता है। लेकिन जब गंगा जो है बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है पद्मा होता है। यानी किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं? तो गंगा की जलधारा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करेंगे तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह जमुना है, जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आकर के मिलती है। आगे बात करेंगे तो बिहार में गंगा की सहायक नदी बहुत सारी है, जैसे घाघरा है, कोसी है, नहीं, इस प्रकार से गंडक है। तो ये सभी जो है किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। आगे की बात करें तो गंगा के बारे में, ये गंगा को राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, जिसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2008 में। और इसी गंगा में एक प्रजाति की मछली जो पाई जाती है, जिसे हम लोग डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, उसी गैंगेटिक डॉल्फिन को, गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित कर दिया गया। कब? 2009 में। आगे की बात करें फिर से तो गंगा के अलावा हाल ही में जो है सिंधु नदी में भी कुछ भागों में डॉल्फिन पाया जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में जो है डॉल्फिन शोध संस्थान भी है,
डॉल्फिन शोध केंद्र भी खोला गया, पटना में खोला गया है। ये भी पॉइंट आप ध्यान पे रखेंगे। तो 2008-2009 आपका क्लियर, गंगा आपका लगभग क्लियर। नहीं, आगे की बात करेंगे तो गंगा की सहायक नदी कौन होगी? यमुना होगी। यह भी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। नहीं, यहाँ एक और इसकी सहायक नदी का नाम लेना चाहेंगे जिसका नाम है कोसी नदी, जो कि नेपाल के गोसाईथान से निकलती है। और पूरे भारत में अगर बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर मार्ग बदलने वाली कोई नदी है तो वह कोसी नदी है। अपनी मार्ग आज यहाँ से तो कल वहाँ से, आज इस जिला से तो कल उस जिला से उसका मार्ग हो जाता है, जिस कारण से बिहार यानी उत्तरी बिहार इससे पूरी तरह से परेशान होता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, जिस प्रकार से दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। आगे की बात करें, नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल या विंध्या पर्वत जिसको हम लोग कहते हैं। नहीं, और यही आपका है अमरकंटक। कौन? अमरकंटक। तो ये साइड आपका विंध्याचल और ये साइड आपका अमरकंटक। इस अमरकंटक के क्षेत्र से यानी अमरकंटक की जो पहाड़ी है इसी का पार्ट है विंध्या, अलग नहीं है, इसी का पार्ट है। हम अमरकंटक ही बात करते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। कितनी नदियां? 3 नदी। तो प्रश्न यहां भी जो है बन गया कि कौन ऐसी पहाड़ी जिससे 3 नदी 3 दिशा में निकलती है? तो आपका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। नहीं, तो कौन कौन नदी है भाई? उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो उत्तर की ओर जो बहती है उसका नाम है सोन। नहीं, जो इस ओर बह रही है नदी उसको हम लोग कहते हैं महानदी, और जो इधर आई इसको हम लोग कहते हैं नर्मदा। क्या कहते हैं? नर्मदा। आगे की बात सुनेंगे। सोन नदी के अलावा चंबल और बेतवा भारत में 3 ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सोन, चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकली, उड़ीसा होकर के और कहाँ गिर गई? बंगाल की खाड़ी में गिर गई। नहीं, यहाँ आपको पता होगा हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध, देश का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। इसके लिए महानदी प्रसिद्ध है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में जितनी सारी नदी गिरती है सबका सब डेल्टा बनाती है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से गंगा आई, ये दोनों की जलधारा मिली और जलधारा मिलने के कारण इनका बहुत सारा गाद जो है, कचरा जो है यहाँ पर जल जमाव हो गया और कचरा भी जमाव हो गया, जिस कारण से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, कुछ भाग उसका बांग्लादेश में। नहीं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस किस नदी से हुआ? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से हुआ है। नहीं, सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? तो वहाँ सुंदर नामक प्रजाति की जो है मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। यानी प्रश्न यहाँ भी एक बन गया कि मैग्रोव वनस्पति भारत में अधिक कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन डेल्टा में। कौन सी वनस्पति? मैग्रोव। नहीं, तो ये बात ध्यान पे रहेगी। एक पॉइंट और रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जितनी सारी नदी गिरती है सब का सब नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। नहीं, तो इस प्रकार से महानदी के बारे में जाने आप। आगे की बात करेंगे तो नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश के कुछ भाग से होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए कहाँ के गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। नहीं, और पॉइंट सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि नर्मदा नदी जो है यह खाड़ी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाने वाली नदी पूछा जाता है तो नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती की बात करेंगे तो अमरकंटक यहीं और इसी के जस्ट नीचे एक और पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के इस क्षेत्र से ताप्ती नदी निकलती है और यह भी आकर के कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो जब ताप्ती की बात करेंगे तो जरा गौर करेंगे, सतपुड़ा पर्वत, बीच में ऊंचा पर्वत और उसके नीचे खड्डा और इधर भी खड्डा,
तो दोनों तरफ क्या है, खड्डा, यानी भ्रंश जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो भ्रंश से होकर बहने वाली नदी कौन कौन है, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती और नर्मदा। आगे की बात करेंगे तो ये दोनों जो है आगे कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अगर ऑप्शन नहीं रहे तो खंभात की खाड़ी आपको ऑप्शन मिलेगा। आगे की बात करेंगे, एक और नदी है जिसका नाम है माही। यह भी नदी आके कहाँ गिरती है, अरब सागर में। एक और नदी यही है गुजरात के निकट जिसका नाम है साबरमती, वो भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। यानी कि नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती 4 ऐसी नदियां हैं जो कहाँ आके गिरती है, अरब सागर में। यानी गुजरात तो होकर के, चारों नदी गुजरात होकर के गिरती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये राजस्थान का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो पहाड़ी है उसका नाम है अरावली। नाम आपने सुना होगा। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत जिसको कि अवशिष्ट पर्वत भी हम लोग कहते हैं, कौन है, अरावली पर्वत है, दुनिया का सबसे पुराना। नहीं, आगे की बात करेंगे अरावली की, तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। कौन, लूनी नदी। लूनी नदी की जब बात करेंगे तो यह जो है गुजरात के कच्छ के रण तक जाते जाते कच्छ के रण में ही इसका जल जो है समाप्त हो जाता है, जिस कारण से यह भी महत्वपूर्ण हो गया। कहने का मतलब सबसे छोटी नदी और विलुप्त हो जाने वाली नदी भारत की कौन है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो आपका आंसर होगा लूनी। माही नदी भी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई, तो आपको पता होगा कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आपका आंसर होगा माही नदी। ये भी ध्यान पे रखेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो माही नदी। नर्मदा नदी और क्यों फेमस है, तो नर्मदा नदी इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर जो है धुआंधार जलप्रपात, नहीं, जो कि कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, इसलिए इसको भी आप ध्यान पे रखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना, इसका भी आपने नाम सुना होगा। सरदार सरोवर परियोजना की बात करेंगे तो वह भी जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। आगे की बात करें, ये सभी बातें नॉर्थ यानी क्या सकते हैं, उत्तरी भारत की नदी का, और कुछ जो है मध्य भारत की नदी का हो गया। बाकी जो नीचे का हिस्सा है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और इसके नीचे जो भी नदी स्थित है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। ये सभी अधिकांश नदियां जो है हिमालयी नदी था, कहने का मतलब हिमालय से निकला हुआ नदी था। बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी की, तो नासिक से जो है एक नदी होकर के निकलती है और आकर के कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, जिसे कि हम लोग गोदावरी के नाम से जानते हैं। गोदावरी 1465 किलोमीटर, कितना, 1465 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। और गोदावरी की जब बात करेंगे तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3, इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। कौन गंगा, दक्षिणी गंगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट किसके बारे में, गोदावरी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि अगली जो नदी है जिसका नाम है कृष्णा, नहीं, महाबलेश्वर से निकली है, और कृष्णा की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। और बात करेंगे कृष्णा तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है क्या, कृष्णा नदी। इस पर नागार्जुन सागर परियोजना जो कि बहुत ही फेमस परियोजना है, किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर ही स्थित है। नहीं, और भी बोला जाए तो किस नदी में जो है हीरा पाया जाता है, तो वो भी आपका कृष्णा नदी ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कृष्णा को ध्यान पे रखना। इसी के जस्ट नीचे एक और नदी है, उसका नाम है कावेरी। कौन सा नदी, कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक से निकलती है। नहीं, और कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी जल विवाद भी अक्सर चलते रहता है। तो कर्नाटक से निकली है, तमिलनाडु होकर के जो है कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में। तो आपको ये बताना है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच होते रहता है। तो आपका आंसर क्या, कर्नाटक से निकली है, तमिलनाडु होकर के गिर गई, मतलब तीसरा स्टेट का नाम मैंने लिया, बिल्कुल नहीं। तो किन 2 स्टेट के बीच, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद हमेशा चलते रहा है। नहीं, तो इस प्रकार से कावेरी के बारे में, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किसे, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। पॉइंट याद रखेंगे। आगे की बात करेंगे तो केरल में जो है, केरल से बहने वाली एकमात्र नदी का नाम आता है पेरियार, जो कि अरब सागर में गिरती है।
या प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी का नाम बताइए जो कि अरब सागर में गिरती है, तो भी आपका आंसर टिक आउट होगा पेरियार। साथ ही साथ आपको फोटो देख करके, इस पिक्चर को देख करके ये भी याद कर लेना कि कौन सी नदी नीचे से ऊपर की ओर है और ऊपर से नीचे, यानी क्रम भी आजकल बैठाने को दिया जाता है, पूछा जाता है। यानी कि नीचे से अगर ऊपर पूछा जाए तो कावेरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद महानदी, इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको इसमें दे सकता है कि ऊपर से नीचे कौन है, तो भाई पहले हो जाएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस प्रकार से आप बिठा सकते हैं। तो क्रम के अनुसार से आप इसे आसानी से सजा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा पिक्चर की सहायता से इसे याद करना। आगे की बात करेंगे तो ये तो भारत की नदियां होगी, भारत की नदियां होगी। और अभी तुरंत हमने बताया कि भारत की नदी को कैसे कैसे हम लोग और कौन कौन से पॉइंट जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है उससे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इतनी सारी पॉइंट मैं आपको अभी इस वीडियो में देता हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं पूरे विश्व के नदियों के बारे में बताऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।